तो आज के इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले कवर करेंगे स्पेसिमेन फ्रॉम लाइट चैप्टर। लाइट चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस गिवन थे स्पेसिमेन में वो सबको हम लोग एक साथ टैकल करेंगे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन था स्पेसिमेन में, इनसाइड अ प्रिज्म ड्यूरिंग अ डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट कंपेयर टू ब्लू रेड लाइट। ठीक है, यहाँ कंपेयर किया जा रहा है एक प्रिज्म में वाइट लाइट को। तो हमें पता है कि जो वाइट लाइट था प्रिज्म में वो एंटर करने के बाद 7 लाइट में कन्वर्ट हो जाता, 7 लाइट में ब्रेक होता था, जिसको हम लोग विबग्योर बोलते थे, जिसको हम लोग पहले मार्क कर देंगे VIBGYOR, जिसमें सबसे ज़्यादा जो बेंड होता था हम लोग का वायलेट है। हमें कंपेयर किससे करना है? ब्लू एंड रेड लाइट से कंपेयर करना है। तो जो ब्लू लाइट है वो इस पार्ट पर है, रेड लाइट सबसे टॉप पर है। तो कंपैरिजन में सबसे पहले हम ऑप्शंस को रीड करेंगे कि ऑप्शंस क्या बोल रहा है। फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है स्लो डाउन लेस रिफ्रैक्ट मोर, कम स्लो होगा और रिफ्रैक्ट ज़्यादा होगा। तो हम लोग समझते हैं जो रेड लाइट है क्या वो ज़्यादा रिफ्रैक्ट करता था? नहीं, रेड लाइट सबसे कम रिफ्रैक्ट करता था। तो फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है कि सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्ट करेगा, तो ऑप्शन ए एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन 2 स्लो डाउन मोर एंड रिफ्रैक्ट लेस। तो स्लो डाउन तो उतना नहीं होगा। रीज़न क्या है? क्योंकि अगर यहाँ पे ज़्यादा स्लो डाउन होता तो रिफ्रैक्शन ज़्यादा होता है, जितना ज़्यादा स्लो डाउन उतना ज़्यादा रिफ्रैक्शन। तो स्लो डाउन होगा तो रिफ्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगा, तो ऑप्शन 2 भी एलिमिनेट हो गया। देन नेक्स्ट पार्ट है स्लो डाउन मोर एंड रिफ्रैक्ट मोर। स्लो डाउन भी ज़्यादा होगा, रिफ्रैक्ट भी ज़्यादा होगा। तो स्लो डाउन एंड रिफ्रैक्ट ये दोनों इस केस में ज़्यादा नहीं हो रहा है। रीज़न क्या है? क्योंकि यहाँ पे रेड लाइट है, रेड लाइट से कंपेयर करना है, रेड लाइट सबसे कम रिफ्रैक्ट होता है। ऑप्शन नंबर 4 स्लो डाउन लेस, वो कम स्लो होगा, एंड रिफ्रैक्ट लेस, और रिफ्रैक्ट लेस होगा। तो समझने का है जैसे ही स्लो डाउन करेगा, ठीक है, और रिफ्रैक्ट भी लेस होगा, तो यहाँ पे सबसे बेटर ऑप्शन है रिफ्रैक्ट लेस का, क्योंकि यहाँ स्लो डाउन लेस होगा तो रिफ्रैक्शन भी यहाँ पे लेस होगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे टिक हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है when object are viewed through a rising heat of a campfire they appear to the shimmer, the optical phenomena responsible for the light is। मतलब बोला गया कि कैंप फायर में जैसे किसी हम लोग कैंप फायर लगाए, तो ठीक है, वहाँ पे जो लाइट था, बेसिकली लाइट जो प्रोड्यूस हो रहा है वो थोड़ा सा शिमर है। शिमर मतलब थोड़ा सा ऐसा धुंधला टाइप का रहता है। तो वो किसके कारण हो रहा है? स्कैटरिंग के कारण, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन। तो ये पूरे चैप्टर में हम लोग रिफ्रैक्शन ही पढ़े, तो यहाँ सबसे पहले टिक होगा रिफ्रैक्शन। स्कैटरिंग क्यों नहीं होगा? स्कैटरिंग मतलब होता है चारों तरफ फैल जाना। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मतलब क्योंकि उसी में लाइट होता था, ऐसा तो होता नहीं है। नेक्स्ट पार्ट है 3 अ कॉन्वेक्स लेंस विद अ फोकल लेंथ ऑफ 12 सेंटीमीटर हैज़ एन ऑब्जेक्ट एट डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ लेंस। पहले मार्क कर लेंगे जो भी इन्फॉर्मेशन गिवन है। अ ब्लर्ड इमेज इज ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 23 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ लेंस इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ क्लियर इमेज द स्क्रीन हैज़ टू रिमूव। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहले क्वेश्चन से पहले गिवन इन्फॉर्मेशन को राइट डाउन करते हैं एंड इसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। एक यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस है, सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस को ड्रॉ कर देंगे। कॉन्वेक्स लेंस देन प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ हो गया, एंड यहाँ पे रहेगा F1 पार्ट में, एंड यहाँ पे रहेगा हम लोग का 2F1, देन इस पार्ट पे होगा हम लोग का F2, एंड इस पार्ट पे होगा 2F2। तो बोला गया है कि यहाँ पे फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर है, तो इस O से लेकर के यानी ये जो लेंथ है हम लोग का 12 है। ठीक है, हम लोग मार्क कर दिए, यानी कि 2F यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर का लेंथ कितना होगा? तो 24 होगा। अब बोला गया एन ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर मतलब ये फोकस और रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ऑब्जेक्ट कहीं प्लेस्ड है। यानी कौन सा केस है? तो ये हम लोग का केस नंबर 4 है। अब ब्लर्ड इमेज ऑफ ऑब्टेन, एक ब्लर्ड इमेज ऑब्टेन हो रहा है ऑन द स्क्रीन प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 23 सेंटीमीटर। ऑफ कोर्स ही बात है, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो हम लोग का इमेज इस साइड फॉर्मेशन होगा, राइट साइड फॉर्मेशन होगा। ठीक है, एंड यहीं पे हम लोग का जो स्क्रीन है, स्क्रीन को रखा गया है, तो यहाँ पे ब्लर इमेज ऑब्टेन हो रहा है। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ क्लियर इमेज, अब क्लियर इमेज को ऑब्टेन करना है तो हम लोग स्क्रीन को रिमूव कर दिए। ठीक है, तो ये पूछा गया कि किस तरफ का हम लोग का आंसर आएगा? टुवर्ड्स लेंस, कि मतलब यहाँ जो इमेज होगा किस तरफ का होगा? लेंस के टुवर्ड होगा। ठीक है, टू पोजीशन वेरी फ्रॉम द लेंस, लेंस उसकी पोजीशन वेरी करते रहेगी। सेकंड फॉर्म में अवे फ्रॉम लेंस, यानी लेंस से डिस्टेंस पर होगा। फोर्थ में आइदर टुवर्ड्स अवे फ्रॉम द लेंस, आइदर टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द लेंस, या दोनों हो सकता है। तो ऑप्शन डी एलिमिनेट हो गया, क्योंकि कोई एक ही रहता है, या तो टुवर्ड या तो अवे। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सिलेक्ट होगा, क्योंकि साफ साफ इस केस में पता चल रहा है कि यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में रहता है तो इमेज फोकस से पीछे मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी पीछे बनता है। तो यहाँ जो डिस्टेंस है वो लेंस से ज़्यादा रहेगा। तो हम लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी टिक करेंगे, अवे फ्रॉम लेंस। देन असर्शन को रीड करते हैं। असर्शन बोल रहा है सोल्जर अवॉइड फायरिंग एट अ टारगेट इन फॉगी वेदर कंडीशन। सोल्जर फॉगी वेदर कंडीशन में फायर नहीं करते, ये तो ऑफकोर्स रियल बात है, क्योंकि वो का विजिबिलिटी कम हो जाता है। रीजन इन फॉगी वेदर द लाइट गेट स्कैचर्ड एट टिनी वाटर ड्रॉपलेट्स रिड्यूसिंग विजिबिलिटी। तो ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे सही है, एंड ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन बी है। तो असर्शन रीजन में जहाँ पे ये ऑप्शन रहेगा कि असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इट, तो वही ऑप्शन यहाँ पे टिक हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। ये सब स्पेसिमेन के ही क्वेश्चन है। अराउंड स्पेसिमेन में इस चैप्टर से 25 मार्क्स के क्वेश्चन थे।
रेफर टू द डायग्राम गिवन बिलो। इस डायग्राम को देखने से पता चलता है अ लेंस इज मेड ऑफ 2 मटेरियल। ये लेंस 2 मटेरियल का बना है, जिसको हम लोग यहाँ पे μ1 एंड μ2 से मार्क किए हुए हैं, ठीक है। इफ़ द रेज आर कमिंग फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, अगर ये रे किसी दूर के ऑब्जेक्ट से आ रही है, देन हाउ मेनी इमेजेस विल बी सीन, तो कितने इमेजेस सीन होंगे। तो यहाँ पे लेंस 1 दिख रहा है, लेकिन दोनों का नेचर अलग अलग है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है। तो इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से एक इमेज फॉर्मेशन होगा और इससे एक इमेज फॉर्मेशन होगा। तो ओवरऑल जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो 2 इमेज फॉर्मेशन होगा। रीज़न यहाँ लिखेंगे ड्यू टू डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नेक्स्ट है ग्लास लेंस ऑलवेज फॉर्म अ वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज। एक ग्लास लेंस है, लेंस का बात हो रहा है तो या तो वो कॉन्केव होगा या कॉन्वेक्स होगा। वो ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट फॉर्मेशन करता है, ऑलवेज वर्चुअल इरेक्ट। तो ऑफकोर्स ये बात है, कॉन्वेक्स जो रहेगा हम लोग का वो रियल और इन्वर्टेड एंड वर्चुअल इरेक्ट दोनों केस फॉर्मेशन करता था। रियल इन्वर्टेड अप टू 5 केसेस में एंड लास्ट केस में वर्चुअल इरेक्ट। लेकिन ये जो लेंस है ये सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल इरेक्ट का फॉर्मेशन करता है और हमेशा इसका साइज डिमिनिश रहता है। तो अराउंड हम लोग सेलेना बुक से जानते हैं कि जिसमें 2 केस डिमिनिश था वो हम लोग का एक ही लेंस था, उस आंसर हो जाएगा उस लेंस का कॉन्केव। कॉन्केव लेंस ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज का ही फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट पार्ट में द डायग्राम बिलोज शोज अ फिश इन द टैंक एंड इट्स इमेजेस ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। ये डायग्राम है जहाँ पे एक फिश है जो वाटर में बिलो है, लेकिन इसका जो सरफेस पे बन रहा है, इसका जो इमेज है वो सरफेस पे बन रहा है। इस फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इस फिनोमेना में बेसिकली फिश इस फिश टैंक के अंदर है और फिश टैंक के अंदर ही इसका इमेज बन जा रहा है, ठीक है, बट एक्चुअल पोजीशन पे नहीं बन रहा है। तो इस फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जहाँ पे एक ही पार्ट में रिफ्लेक्शन हो गया। जहाँ पे हम लोग लास्ट जो क्लास किए थे उसमें समझ में आया था कि प्रिज्म के अंदर ही रिफ्लेक्शन हो जा रहा था, किसी भी तरह का रिफ्लेक्टेड रे प्रिज्म के बाहर नहीं जा रहा था, प्रिज्म के अंदर ही इमेज का फॉर्मेशन हो जाता था। तो हम लोग उसको बोलते थे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहाँ सेम हो रहा है, इस वाटर टैंक के अंदर ही इस फिश का इमेज है, तो यहाँ पे ये भी कॉन्सेप्ट लगेगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। देन नेक्स्ट पार्ट है हम लोग का अ डबल कॉन्वेक्स लेंस। एक डबल कॉन्वेक्स लेंस है विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, प्लेस किया गया है उसको लिक्विड में जिसका इंडेक्स यहाँ पे μ2 है एंड सेकंड लिक्विड का यहाँ पे इंडेक्स μ3 है। देन एज शोन इन द डायग्राम द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एज सच दैट, कि कैसा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कि जो μ2 है वो μ1 से ज़्यादा है और μ1 है μ3 से ज़्यादा है। इन द सेंस जो 2 है वो सबसे ज़्यादा है, उसके बाद 1 है, देन उसके बाद यहाँ पे 3 है। तो अब इस डायग्राम को देखते हैं और यहाँ पे जो डायग्राम है ये डबल कॉन्वेक्स लेंस का डायग्राम है। इसमें है गिवन क्या है, तो यहाँ पे 2 डबल कॉन्वेक्स लेंस हम लोग के पास में है, गिवन है। नेक्स्ट में यहाँ लिक्विड 1 है, लिक्विड 1 का इंडेक्स क्या है, μ3 है। μ3 मतलब सबसे लीस्ट डेंसर वाला, और μ2 सबसे ज़्यादा डेंसिटी वाला कहाँ पे है, तो लिक्विड 2 में है, ठीक है। तो अब यहाँ पे समझते हैं सबसे कम इसका डेंसिटी है और ये है कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स में जब सबसे कम डेंसिटी हो जाता है तो ये क्या बन जाता है, तो ये कॉन्वर्ज करने लगता है। सबसे कम डेंसिटी इन सेंस इसको ऐसे समझ के चलना, जब यहाँ डेंसिटी सबसे ज़्यादा कम है तो ये इसको कन्वर्ट कर देगा कॉनकेव में। एंड कॉनकेव का भी पार्ट होता है कि कॉनकेव एक कन्वर्जिंग मिरर होता है, कॉनकेव हमेशा मिरर को कन्वर्ज करता है। तो यहाँ पे इस लिक्विड में मिरर का क्या नेम होगा, इन फिगर ए एंड फिगर बी नेम पूछ रहा है। तो पहला में क्या नेम होगा, पहले में नाम होगा, ये करेगा क्या, ये कॉन्वर्ज करेगा, बस यहाँ पे पूछ रहा है इंसिडेंट बीम लाइट रिफ्रैक्ट व्हेन इट पासेस थ्रू लेंस हाउ वुड अ पैरेलल इंसिडेंट, तो कैसा रिफ्रैक्ट होगा पैरेलल इंसिडेंट यहाँ पे आएगा। तो पैरेलल इंसिडेंट जब यहाँ पे इंटर करेगा तो वो बेंड हो जाएगा एंड यहाँ पे जब इंटर करेगा तो वो डाइवर्ज हो जाएगा। रीज़न क्या है डाइवर्जेंस का, कि यहाँ पे जो बेसिकली जो पार्ट है वो कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस डाइवर्जेंट टाइप का होता है एंड यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो भी बहुत ज़्यादा हाई है, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई रहता है वो डाइवर्ज कर देता है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम रहता है वो कन्वर्ज कर देता है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट था, इन फिगर ए कन्वर्जिंग हो जाएगा एंड फिगर बी इज डाइवर्जिंग हो जाएगा। और अगर मिरर का नेम, अगर यहाँ पे लेंस का नेम पूछेगा तो एक पार्ट हम लोग का कॉनकेव हो जाएगा एंड एक पार्ट कॉन्वेक्स हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में scientist lowers a metallic ruler vertically into a transparent oil tank. The ruler touches an object placed at the bottom of a tank and get wet at 25 centimeter if the refractive index of the glycerine is 1.25. First, up to which mark will the ruler get wet if the scientist lower it up to the image of the object? पूछा जा रहा है यहाँ पे कि एक साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट एक ऑयल के कंटेनर में एक स्टिक को इंसर्ट कर रहे हैं। स्टिक को इंसर्ट करें तो जो स्टिक है वो 25 सेंटीमीटर तक वेट हो जा रहा है, मतलब कि भीग जा रहा है। और वो सॉल्यूशन किसका है, वो सॉल्यूशन ग्लिसरीन का है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब म्यू गिवन है, म्यू कितना गिवन है 1.25। अब ये 25 सेंटीमीटर तक भीग गया, एक्चुअल में ये भीग गया, तो एक्चुअल में वेट हो गया, तो ये क्या है, ये रियल है, ये जो पार्ट है ये हम लोग का रियल डेप्थ है। तो इस क्वेश्चन में गिवन क्या है, हम लोग से पूछ रहा है कि इसका अगर इमेज तक इसको डेप्थ किया जाएगा तो इमेज का क्या होगा। अगर मतलब यहाँ पे जब इसको पुट करेंगे तो सिर्फ अगर कोई ऑब्जर्वर देखेगा तो ऑफकोर्स ही बात है ग्लिसरीन में इंटर करेगा तो रिफ्रैक्शन होगा, तो रिफ्रैक्शन में इंटर होगा तो एक्चुअल
25 सेंटीमीटर डेप्थ तक नहीं जा पाएगा। तो पूछा जा रहा है कितना डेप्थ तक जाएगा, ओवरऑल कितना होगा। तो हम लोग सबसे पहले ए पार्ट का सॉल्व करने के लिए गिवन लिखेंगे कि यहाँ पे जो एक्चुअल डेप्थ है, मतलब कि जो रियल डेप्थ है, रियल डेप्थ कितना है 25 सेंटीमीटर है। और यहाँ पे जो म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो यहाँ पे 1.25 है, क्योंकि रियल में 25 सेंटीमीटर भीग गया है और पूछा जा रहा है कि उसका इमेज कितना भीगेगा। ठीक है, तो हम लोग से क्या पूछा जा रहा है, तो हम लोग से पूछा जा रहा है अपेरेंट डेप्थ। अपेरेंट डेप्थ पूछा जा रहा है, तो हम लोग लास्ट क्लास में कवर किए थे अपेरेंट डेप्थ के फॉर्मूला को। अपेरेंट डेप्थ क्या होता है, तो अपेरेंट डेप्थ होता है रियल डेप्थ डिवाइडेड बाई, इस पार्ट में अपेरेंट डेप्थ इज इक्वल टू रियल डेप्थ डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हम लोग अपेरेंट डेप्थ का फॉर्मूला यूज़ कर देंगे, रियल डेप्थ डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। पहले फॉर्मूला को लिख देंगे, ज़्यादा मार्क्स मिलेगा। फिर उसके बाद वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे 25 डिवाइडेड बाई 1.25, देन 20 रिमूव कर देंगे, ऊपर 20 आ जाएगा। देन इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर हम लोग का आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। ये बन गया हम लोग का इमेज का डेप्थ कि इतना डेप्थ तक इमेज जाएगा। नेक्स्ट पूछा है हाउ विल दिस लेंथ इज ए चेंज ऑफ द अनदर लिक्विड एट म्यू 1.25 इज ग्रेटर दैन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ग्रेटर देन 1.25। सेकेंड पार्ट में पूछ रहा है कि इमेज का जो लेंथ होगा, हाउ विल द लेंथ इन ए चेंज द, तो लेंथ ए, लेंथ मतलब हम लोग को क्वेश्चन ए में किसका फाइंड करना था, इमेज का फाइंड करना था। इमेज का लेंथ क्या होगा अगर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.25 से ज़्यादा हो जाएगा। तो ऑफकोर्स सी बात पता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा तो इमेज का साइज डिक्रीज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.25 था अभी जस्ट हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि 1.25 से बढ़ करके वो 2 हो गया है। ठीक है, तो अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो आंसर हम लोग का 12 पॉइंट, मतलब अगर 2.00 हो गया है अप्रॉक्स समथिंग, देन डिवाइड करेंगे इसको 0.2 समथिंग, तो डिवाइड करेंगे तो 12 पॉइंट समथिंग आएगा। मतलब 20 से जो आंसर होगा 20 से वो एक्चुअल कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या समझ में आता है, बेसिकली यहाँ पे 2500 नहीं था, 25 था। 25/2 करेंगे तो आंसर 1 2 12.5 आ जाएगा। तो पहले कितना था 25, अब कितना हो गया 12.5। तो इससे एक बार पता चला जितना ज़्यादा डिनोमिनेटर हम लोग का इंक्रीज होता है उतना ज़्यादा न्यूमरेटर का वैल्यू डिक्रीज हो जाता है, आंसर उतना कम आता है। ठीक है, तो पूछा गया अगर 1.25 से ज़्यादा होगा तो उसके साइज पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, हाउ विल बी द लेंथ। तो लेंथ क्या होगा, द लेंथ विल बी डिक्रीज। हम लोग एक ही लाइन में लिखेंगे, जो लेंथ रहेगा इमेज का वो डिक्रीज हो जाएगा, जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना कम लेंथ हो जाएगा। देन नेक्स्ट पार्ट में पूछा है अ मिक्सचर ऑफ रेड ब्लू एंड ग्रीन लाइट इज अ पासेस थ्रू अ कॉन्वेक्स लेंस एज इलस्ट्रेटेड इन अ डायग्राम बिलो, स्टेट वेदर द, ये कॉन्वेक्स लेंस है बेसिकली, एंड इससे रेड ब्लू एंड ग्रीन कलर के मिक्सचर को क्रॉस करवाया जा रहा है, पास कराया जा रहा है। स्टेट वेदर द रे पासेस अराउंड अ सिंगल पॉइंट, वेदर द डिफरेंट पॉइंट्स और ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। तो पूछा गया जो रे पास होगा वो कहाँ पास होगा, एक सिंगल पॉइंट से पास होगा, डिफरेंट पॉइंट से पास होगा या प्रिंसिपल एक्सिस से पास होगा। तो रेड ब्लू एंड ग्रीन ये तीनों ही हम लोग को पता है, रेड सबसे कम रिफ्रैक्ट होता है, ब्लू उससे ज़्यादा, ग्रीन उससे ज़्यादा। ठीक है, तो ये तीनों जो होगा, तीनों क्या एक पॉइंट पे होगा, सिंगल पॉइंट तो कभी नहीं। तीनों क्या प्रिंसिपल एक्सिस पे होगा, तो बिल्कुल नहीं। बचा क्या, ऑप्शन नंबर था डिफरेंट पॉइंट्स। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, डिफरेंट पॉइंट्स। ये जो तीनों रेज है ये तीनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है, तो ये तीनों जो रिफ्रैक्ट होगा तीनों डिफरेंट पॉइंट पे रिफ्रैक्ट होगा। नेम द इनविजिबल रेडिएशन विच इज स्टडीड यूजिंग द क्वार्टरजेट प्रिम। तो इस इनविजिबल रेडिएशन का क्या नेम दीजिएगा जिसको हम लोग क्वार्टरजेट प्रिम से मेजर कर सकते हैं। तो इनविजिबल रेडिएशन हम लोग का हो जाएगा यूवी। यूवी क्यों बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जस्ट लास्ट क्लास में एक और टॉपिक को कवर किए थे कि यहाँ पे जो विजिबल है, विजिबल में क्या आएगा हम लोग का, रेड ब्लू ग्रीन येलो वाइट। तो इसके जो पास में है, तो इसके पास में कौन सा है हम लोग का, यूवी है। और इससे ज़्यादा कौन है, तो इससे ज़्यादा माइक्रोवेव है। तो हम लोग का पूछा गया था स्टेट 1 इनविजिबल रेडिएशन, तो इनविजिबल रेडिएशन पूछा था, इसलिए हम लोग क्या आंसर दिए, यूवी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। स्टेट 1 यूज ऑफ रेडिएशन मेंशन बाय यू इन बी, तो इस यूवी रेडिएशन का 1 यूज देना है। तो यूवी रेडिएशन का 1 यूज हम लोग सिंपली दे सकते हैं कि ये हेल्प करता है प्रोडक्शन ऑफ विटामिन डी में। तो आंसर लिख देंगे हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ विटामिन डी, विटामिन डी के फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है। एंड ये पार्ट आंसर आया कहाँ से, तो हमने इस पार्ट को जब सॉल्व किया था तो हमने ऑलरेडी बोला था कि हर एक रेस की डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती है और डिफरेंट डिस्कवर्स होते हैं, डिस्कवरर है जो फाइंड किए हैं। तो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ऑलरेडी सेलेना बुक में गिवन है, तो इस सब रे की प्रॉपर्टी को पढ़ लेना है कि यूवी रे से क्या होता है, एक्सरे से क्या होता है, माइक्रोवेव से क्या होता है, रेडियो वेव से क्या होता है। देन नेक्स्ट है यहाँ पे हेल्प्स इन्फॉर्मेशन, ये तो हो गया हेल्प्स इन्फॉर्मेशन ऑफ विटामिन डी, हम लोग यूज लिख दिए यहाँ पे यूवी का। देन नेक्स्ट पार्ट में है नेम वन टाइप ऑफ रेडिएशन विथ अ वेवलेंथ ग्रेटर दैन यू इन द बी अबव। तो किसी भी एक हम लोग को रेडिएशन का नाम देना है जिसका रेडिएशन हम लोग जो नेम दिए है यूवी है, हम लोग का दिया नेम उससे ज़्यादा है। तो हम लोग अभी जस्ट देखे थे यूवी से ज़्यादा क्या था, तो यूवी से ज़्यादा हम लोग का यहाँ पे
देखेंगे तो माइक्रोवेव है, एक्सरे है, रेडियो वेव है, तो हम लोग किसी एक का भी नेम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो मेरा मन है तो मैं मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे रेडियो वेव, या फिर कोई भी आंसर या और करके लिख सकते हैं हम लोग एक्सरे, खत्म। बस यहाँ पे एंड हो जाता है स्पेसिमेन के क्वेश्चंस। अब थोड़े से न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 24 सेंटीमीटर ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। एक ऑब्जेक्ट प्लेस है 24 सेंटीमीटर पे, ऑब्जेक्ट प्लेस है तो मतलब यहाँ यू गिवन है। सबसे पहले हम लोग गिवन वैल्यू को लिखेंगे, तो यू क्या होता है, ऑलवेज नेगेटिव। साइन कन्वेंशन में हमने बताया था यू इज ऑलवेज नेगेटिव, तो -24 सेंटीमीटर हमने राइट डाउन कर लिया। देन उसके बाद पूछा गया कॉन्वेक्स लेंस है, तो हम लोग लेंस का नेम लिख देंगे। लेंस कौन सा है, तो यहाँ पे कॉन्वेक्स है। देन फोकल लेंथ है, तो कॉन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसका वैल्यू कितना है, 8 सेंटीमीटर है। तो क्या व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज सो फॉर्म, तो इमेज का क्या नेचर होगा, जो फॉर्मेशन होगा। तो इमेज के नेचर के फॉर्मेशन से पहले हम लोग को फाइंड करना होगा कि इमेज का फॉर्मेशन होगा कहाँ पर, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस में 6 केसेस थे, ठीक है। यहाँ पर है हम लोग का फोकस है 8, तो 8 का डबल 16 हम लोग का होगा यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो पहले समझना होगा कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, तो हम लोग को दिख रहा है ऑब्जेक्ट 24 पर है। ऑब्जेक्ट 24 पर है इन द सेंस ना ही वो 8 पर है ना ही वो 16 पर है, यानी इससे भी वो पीछे है, 24 पे है। तो कहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे है। तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा, इमेज का फॉर्मेशन फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होगा, क्योंकि इन्फिनिटी पे रहता था तो इमेज का जो फॉर्मेशन होता था फोकस पर होता था, और अगर इन्फिनिटी और एंड ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जस्ट पीछे रहता था, जो इमेज का फॉर्मेशन होता था वो सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में होता था। तो यहाँ पे नेक्स्ट पूछा गया था कि फॉर्मेशन इसका क्या होगा, इसका नेचर क्या होगा। तो हम लोग को समझ में आ रहा है ये इस पॉइंट पर रहेगा, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी पीछे। तो जो इमेज बनेगा वो राइट साइड बनेगा, राइट साइड इमेज बन रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, रियल और इन्वर्टेड। क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस के केस में मैक्सिमम में रियल और इन्वर्टेड ही रहते हैं। लास्ट केस में जहाँ वो ऑब्जेक्ट जब रहता है फोकस एंड यहाँ पे ओ से भी जब आगे आ जाता है तभी यहाँ पे वर्चुअल इमेज बनता है, नहीं तो मैक्सिमम रियल और इन्वर्टेड ही रहता है। ऑप्शन बी में पूछा है कैलकुलेट द इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस को हम लोग भी से मार्क करेंगे, इसको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम लोग लेंस फॉर्मूला राइट डाउन करेंगे, 1/v माइनस ऑफ 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो यहाँ पे 1/v इज इक्वल टू फाइंड करना है, तो -1/u RHS में जाने के बाद +1/u हो जाएगा। तो हम लोग इस पर वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे, 1/v बाय 1/f। तो फोकस का वैल्यू यहाँ पे 8 है, प्लस हम लोग u का वैल्यू जानते हैं -24 है, देन 1/8 प्लस माइनस माइनस डिवाइडेड बाई 24। तो यहाँ पे एलसीएम लेने का ट्रिक यूज़ कर सकते हैं, सिंपल मल्टीप्लिकेशन देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ठीक है, हम लोग ट्रिकी से कर देते हैं सिंपल मल्टीप्लिकेशन, यानी कि 8 × 24। अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है, सिर्फ इसी फॉर्म में लिख देना है। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई 24 - 8, तो 24 - 8 कर देंगे, तो यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगा वो हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 8 × 24। तो 16 यहाँ पे और यहाँ पे 8 है, तो 8 से 16 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। तो 8 × 1 = 8, 8 × 2 = 16, देन 2 से 24 कैंसिल हो जाएगा 12 टाइम्स में। तो आंसर क्या आएगा हम लोग का 1/12। बट ये आंसर किसका आया है, 1/v का आया है। तो 1/v इज इक्वल टू 1/12। अब कर देंगे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई, तो v × 1 तो v हो जाएगा, 12 × 1 12 सेंटीमीटर हम लोग का यहाँ पे आंसर आ जाएगा। देन यहाँ पे हम लोग का स्पेसिमेन के क्वेश्चंस एंड होते हैं। अब थोड़े से PYQs के क्वेश्चंस देख लेंगे, देन ये चैप्टर कंप्लीटली एंड हो जाएगा। इस वीडियो में हम कवर करेंगे कुछ PYQs को, क्योंकि हम लोग जस्ट अभी एक वीडियो में ओवरऑल स्पेसिमेन के क्वेश्चंस को टैकल कर लिए थे। तो सबसे पहले इस फर्स्ट क्वेश्चन के डायग्राम को देख के समझना है कि यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल है और यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, और यहाँ पे 3 रेज आ रहे हैं। फर्स्ट रे का नेम है J, सेकंड I एंड थर्ड H। एग्जाम्स में टैकल करेंगे तो सबसे पहले क्वेश्चन को 1 वे में रीड करेंगे। आउट ऑफ विच ray JIH shows in the diagram which ray will be suffer total internal reflection while the inside the angle C is equal to 42 डिग्री। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि J, I और H में से कौन सा रे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को लीड करेगा जब यहाँ पे क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री है। तब यहाँ पे समझते हैं बात को। ये जो H है, जब ये H इंटर करेगा इस पार्ट में, ठीक है, तो यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पे इंटर जब ये करेगा तो 90 डिग्री के साथ जब भी इंटर होता है तो किसी भी तरह का बेंडिंग नहीं होता है नॉर्मल के अगेंस्ट। तो यहाँ पे कुछ ऐसा ड्रॉ हो जाएगा। जब ये आई इंटर करेगा तो आई सीधा यहाँ पे इंटरैक्ट करेगा, देन यहीं पे एंड होकर रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। बट जे का केस को समझते हैं। जे जब यहाँ पे इंटर करेगा तो यहाँ पे फिर से एक एंगल बनेगा, ठीक है। जे जब यहाँ पे इंटर किया तो यहाँ पे तो 90 डिग्री बना, यहाँ 60, तो यहाँ एंगल बन जाएगा 30, और इस पार्ट में जो एंगल बनेगा वो ओवरऑल 180 होता है। तो ये पार्ट में जो एंगल बना ये हम लोग का है 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे 60 है एंड ये 30 है एंड यहाँ पे 90 है, तो ये बन गया है 30। अब हम लोग को पता है क्रिटिकल एंगल हम लोग का कितना है, 42 डिग्री है। तो अब ये ही जो एक लौता ऐसा एंगल है जो यहाँ पे जो एंगल लीड कर रहा है वो 30, यानी जो एंगल है वो आई से कम है,
अभी जो आई है वो कम है, किससे कम है, क्रिटिकल एंगल से कम है, बट उसके अगेंस्ट एंगल ऑफ प्रिज्म को देखेंगे तो यहाँ पे 60 डिग्री है। तो तब समझ में आता है कि जब आई यहाँ पे क्रिटिकल एंगल से कम है और यहाँ पे 60 डिग्री है तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को लीड करता है। वही यहाँ एच का कोई भी कंडीशन हमें पता नहीं था कि एच में कौन सा एंगल बन रहा है एंड यहाँ पे कौन सा एंगल बन रहा है, तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो जाएगा रे जे। फर्स्ट पार्ट में हो जाएगा आंसर जे रे। देन नंबर बी, कॉपी द डायग्राम एंड कंप्लीट द पार्ट ऑफ द रे विच यू हैव नेम इन द टेल एंड कम्स आउट ऑफ द प्रिज्म। तो हमने जिस रे का नेम दिया है उसको हम लोग को डायग्राम बना के कंप्लीट करना है। तो हम लोग सबसे पहले इस फिगर को सेम कॉपी पेस्ट कर लेंगे, देन यहाँ पे 60 डिग्री मार्क कर लेंगे, ठीक है। इस पार्ट पे 60 डिग्री मार्क हो गया एंड यहाँ पे हम लोग का लाइट का पाथ आ रहा था जे, एंगल बन रहा था यहाँ पे 90 डिग्री। जे जे जैसे यहाँ पे इंटर करेगा तो हम लोग यहाँ पे एंगल लिख देंगे 30 डिग्री एंड यहाँ पे 90 डिग्री एंड ये फिर से रिफ्लेक्ट बैक करेगा एंड यहाँ पे 30 है, ठीक है, एंड ये फिर से रिफ्लेक्ट बैक करेगा। बस इतना ही हम लोग करके छोड़ देंगे, ये दिखा देगा कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को लीड कर रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन एंड होता है। सेकंड क्वेश्चन, अ रेक्टेंगुलर glass block of a refractive index 1.5 has an air bubble trapped inside as shown in the diagram. When seen from the surface, AB is appear from the 4 centimeter depth. ये हम लोग का डायग्राम है। नेक्स्ट रीड करते हैं। कैलकुलेट द एक्चुअल डेप्थ ऑफ द एयर बबल फ्रॉम द सरफेस ए बी। तो फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि हम लोग को एक्चुअल डेप्थ को कैलकुलेट करना है। तो पहले क्वेश्चन में गिवन क्या था उसको राइट डाउन कर लेते हैं। क्वेश्चन में साफ साफ गिवन था कि यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है और यहाँ पर जो हम लोग बबल है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक रेक्टेंगुलर ग्लास है, ग्लास का जो ओवरऑल जो लेंथ है वो देखा जाए तो 15 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर लिखना चाहिए था, 15 सेंटीमीटर है। लेकिन जो एक बबल गैस, जो बबल का जो एयर बबल है वो ट्रैप हो गया है। एयर बबल को जब हम लोग देखते हैं तो जो ट्रैप्ड एयर बबल है वो हम लोग को 4 सेंटीमीटर डेप्थ दिखता है। ABS 4 सेंटीमीटर डेप्थ, तो जो ट्रैप्ड एयर बबल है वो हम लोग को 4 सेंटीमीटर पर दिखाई देता है, लेकिन एक्चुअल में ये 4 सेंटीमीटर नहीं है। साफ साफ बोल रहा है ABs अपीयर टू बी इतना, अपीयर मतलब यहाँ पे अपेरेंट डेप्थ बता रहा है। तो सबसे पहले हम लोग गिवन करके लिख लेंगे। गिवन में हम लोग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, जो यहाँ पे 1.5 है। देन यहाँ पे जो अपेरेंट डेप्थ है जिसको हम लोग पूरा अच्छे से लिख ही लेते हैं, अपेरेंट डेप्थ। तो जो यहाँ इस पार्ट में अपेरेंट डेप्थ है वो 4 सेंटीमीटर है। तो रियल डेप्थ को कैलकुलेट करना है। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे कि म्यू इज इक्वल टू रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय अपेरेंट डेप्थ होता है। म्यू का वैल्यू यहाँ पे 1.5 है, तो रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय अपेरेंट डेप्थ यहाँ पे 4 है। 4 यहाँ डिवाइड हो रहा है, एचएस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जो रियल डेप्थ हो जाएगा वो 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है इसका टैकल हो गया 6 सेंटीमीटर। देन पार्ट बी को सॉल्व करते हैं। फॉर विच कलर लाइट ब्लू और येलो डेट अपेरेंट डेप्थ विल बी ग्रेटर। किस में ब्लू और येलो में किस में अपेरेंट डेप्थ सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं सबसे ज़्यादा बेंड कैसे होता है, तो इस फॉर्म में होता है VIBGYOR, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। सबसे ज़्यादा यहाँ पे रिफ्रैक्ट कौन हो रहा है, सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्ट बेंड होगा वो है ब्लू, और कम कौन होगा तो कब होगा येलो। ब्लू और येलो में कंपैरिजन करना है। तो एक और यहाँ पे रिलेशन बता देते हैं कि जो हम लोग का जो बेसिकली फॉर्मूला था म्यू, ये होता क्या था, जिससे कंपेयर करते थे उसको न्यूमरेटर में रखते थे, बेसिकली C डिवाइडेड बाई V हो जाता था। तो इससे पता चलता है कि V और इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में इन्वर्स रिलेशनशिप चलता है। इसका मतलब क्या है, जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना कम यहाँ पे स्पीड हो जाता है। तो पूछा है यहाँ पे फॉर विच ऑफ द कलर लाइट ब्लू अपेरेंट डेप्थ विल बी ग्रेटर। तो अपेरेंट डेप्थ किस में सबसे ज़्यादा होगा, तो अपेरेंट डेप्थ उसमें सबसे ज़्यादा होगा जो सबसे कम रिफ्रैक्ट करेगा, ठीक है। सबसे कम रिफ्रैक्ट कौन कर रहा है यहाँ पे, Y। अब यहाँ पे एक और रिलेशन बता देते हैं कि ये जो हम लोग का बेसिकली म्यू है, म्यू एंड अपेरेंट डेप्थ के बीच में यहाँ पे इन्वर्स रिलेशन चलता है, ठीक है। जिस तरह से वेलोसिटी के साथ इन्वर्स चलता है, अपेरेंट डेप्थ के साथ में भी इन्वर्स चलता है। जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना कम यहाँ पे अपेरेंट डेप्थ होगा। तो ब्लू जो लाइट है इसका जो म्यू रहता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये ज़्यादा है, येलो से ज़्यादा है, तो येलो का कम है, तो अपेरेंट डेप्थ किस में ज़्यादा होगा, येलो में होगा। तो यहाँ हम लोग शांति से आंसर लिख देंगे येलो। एंड रीज़न क्या एक्सप्लेन करेंगे, रीज़न ऐसा एक्सप्लेन करेंगे कि येलो रिफ्रैक्ट लेस इन कंपैरिजन ऑफ ब्लू, ब्लू रिफ्रैक्ट मोर, ड्यू टू दिस रीज़न येलोज अपेरेंट डेप्थ विल बी ग्रेटर दैन द ब्लू। नेक्स्ट पार्ट में है टर्निंग द ग्लास ब्लॉक अपसाइड डाउन डज नॉट अपेरेंट डेप्थ। हम लोग ग्लास ब्लॉक को अपसाइड डाउन कर देंगे, मतलब पहले अभी ऐसा था, अब इसको टिल्ट कर देंगे, मतलब ये जो पार्ट रहेगा DC ऊपर और AB नीचे हो जाएगा। तो अपेरेंट डेप्थ बदलेगा कि नहीं बदलेगा, ट्रू और फॉल्स में आंसर करना है। तो इसका आंसर क्या होगा, सी में क्या बोला, डज नॉट चेंज अपेरेंट डेप्थ, कि अपेरेंट डेप्थ चेंज नहीं होगा। तो ये बिल्कुल बात फॉल्स है। जैसे ही हम लोग डेप्थ को चेंज कर देंगे तो रियल डेप्थ तो सेम रहेगा, लेकिन अपेरेंट डेप्थ बार बार बदल जाता है। अपेरेंट डेप्थ डिपेंड करता है कि कौन सा लाइट इंटर कर रहा है और कितना कम रिफ्रैक्ट हो रहा है। जितना कम रिफ्रैक्ट उतना ज़्यादा अपेरेंट डेप्थ रहता है। फोर्थ पार्ट में यहाँ भी इस बात को ध्यान देना है कि जितना ज़्यादा वेलोसिटी
उतना कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना कम वेलोसिटी, स्पीड ऑफ लाइट बेसिकली किसी भी एक मीडियम में, और जितना ज़्यादा हम लोग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना कम अपेरेंट डेप्थ, और जितना ज़्यादा अपेरेंट डेप्थ उतना कम हम लोग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नेक्स्ट पार्ट में हाउ साइज चेंज इफ द अबव रिप्लेस विथ हाई फोकल लेंथ। साइज कैसा चेंज होगा जब हम लोग अबव फोकल जो यहाँ पे फोकल लेंथ है इसको इंक्रीज़ कर देंगे, इंक्रीज़ करेंगे तो जो इमेज का साइज़ है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का साइज़ हमेशा फिक्स रहेगा, लेकिन जो इमेज का साइज़ है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा फोकल लेंथ उतना ज़्यादा यहाँ पे इमेज का साइज़ भी होता है, मतलब HI हाइट ऑफ इमेज, साइज़ ऑफ इमेज उतना ज़्यादा यहाँ पे चेंज होता है, पैरेलल रहता है, जितना ज़्यादा फोकल लेंथ उतना ज़्यादा साइज़ ऑफ इमेज रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, अ डायग्राम बिलो शोज दैट रे OP ट्रैवलिंग थ्रू अ इक्विलैटरल प्रिज्म ऑफ अ सर्टेन मटेरियल, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ I2 इफ द एंगल ऑफ डेविएशन इज 43 डिग्री, व्हाट इज द रे QS कॉल्ड। ठीक है, यहीं तक हम लोग का क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन ए को सॉल्व करने के लिए हम लोग पहले वैल्यू को गिवन जो रहेगा उसको नोट डाउन करेंगे। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ I2 का वैल्यू को हम लोग को कैलकुलेट करना है, मतलब कि इंसिडेंट सेकेंड इंसिडेंट एंगल का वैल्यू को कैलकुलेट करना है। यहाँ पे प्रिज्म कैसा है, तो साफ साफ यहाँ गिवन है इक्विलैटरल प्रिज्म है, मतलब ये जो प्रिज्म है इक्विलैटरल है। इक्विलैटरल में हर एक एंगल कितना होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल में 60 डिग्री होता है, मतलब कि एंगल ऑफ प्रिज्म कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। I2 को फाइंड करना है और ए हम लोग एंगल ऑफ प्रिज्म होता है, तो एंगल ऑफ प्रिज्म इज 60 डिग्री। एंड यहाँ पे एक डेविएशन गिवन है, डेविएशन, तो डेविएशन को हम लोग कुछ इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते थे, तो डेविएशन कितना गिवन है, 43 डिग्री गिवन है। अब हम लोग लास्ट क्लास में जितने भी फॉर्मूलाज थे डेविएशन से रिलेटेड ये भी देख चुके थे। तो डेविएशन में 2 रिलेटेड फॉर्मूला था, पहला इंसिडेंट रे से रिलेटेड, रिफ्रैक्टेड रे से रिलेटेड, तो इंसिडेंट से पूछा है, तो इंसिडेंट से हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, डेविएशन इज इक्वल टू इंसिडेंट ऑफ 1 प्लस ऑफ इंसिडेंट ऑफ 2 माइनस ऑफ प्रिज्म एंगल ऑफ प्रिज्म। तो ये जितने भी फॉर्मूलाज हैं, जो भी कॉन्सेप्ट, ये सब ऑलरेडी एक रिवीजन के फॉर्म में सब कवर अप हो चुका है, तो उस वीडियो को बिना देखे यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आएगा, तो उस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देख लेना एक बार। देन यहाँ पे जो डेप्थ है बेसिकली, ये जो डेविएशन है I1 I2 का एडिशन है, फिर माइनस यहाँ पे अपेरेंट डेप्थ है, तो डेविएशन का वैल्यू यहाँ पे कितना गिवन है, 43। देन I जो पार्ट है एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे कहीं गिवन नहीं है, लेकिन हम लोग को पिक्चर में दिख रहा है, पिक्चर में कितना दिख रहा है, 65 डिग्री दिख रहा है, तो I1 का वैल्यू यहाँ पे 65 प्लस ऑफ I2 को करना है फाइन, माइनस ऑफ एंगल ए का वैल्यू यहाँ पे 60 डिग्री। अब -60 है, RHS में जाके +60 हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे +60 को जोड़ देंगे तो यहाँ पे 103 हो जाएगा, इज इक्वल टू 65 प्लस ऑफ I2। अब यहाँ 65 प्लस हो रहा है, RHS में जाने का ये माइनस होगा, तो वैल्यू ऑफ I2 विल बी हो जाएगा यहाँ पे 38 डिग्री, तो वैल्यू ऑफ I2 विल बी 38 डिग्री। देन नेक्स्ट पूछा था व्हाट इज द रे QS कोल्ड, हम लोग QS को कौन सा रे बोलेंगे, तो QS को समझते हैं। देखिए ये पॉइंट पे हम लोग का Q है और ये पॉइंट पे S है, यहाँ से जब रे आता है तो इंसिडेंट हो जाता है, यहाँ पे रिफ्रैक्ट हो जाता है, और यहाँ पे फिर से इंसिडेंट हो जाता है, तो हम लोग क्या बोले थे, इंसिडेंट रे का, इंसिडेंट एंगल का ही 3 नाम है, पहला इंसिडेंट, दूसरा इमर्जेंट, तीसरा यहाँ पे क्या था, क्रिटिकल एंगल। ठीक है, क्रिटिकल एंगल के लिए कुछ केसेस होते हैं जहाँ पे R 90 डिग्री की इक्वल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है, हम लोग का नेक्स्ट इसको क्या बोलेंगे, इमर्जेंट बोलेंगे। क्यों, क्योंकि एक बार इंसिडेंट हम लोग बोल चुके हैं, इसे दूसरा नेम इसलिए रखा गया ताकि जब दूसरी जगह यह है तो दूसरा इसका नेम बोला जा सके। तो QS को क्या बोलेंगे, तो एंगल QS इज कॉल्ड विच रे, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इमर्जेंट रे, एंगल QS इज कॉल्ड इमर्जेंट रे। देन इस बेसिस पे हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 बेंड होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, सबसे पहले अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। यहाँ लेंस है कॉन्वेक्स लेंस में जो फोकल लेंथ होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। इस प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम अ स्क्रीन, उसको स्क्रीन से 60 सेंटीमीटर पर रखा गया है। स्क्रीन का मतलब क्या होता है बेसिकली समझते हैं। देखिए, जब भी कोई ऑब्जेक्ट का फॉर्मेशन होता है, जैसे हम लोग देखे थे कॉन्वेक्स लेंस में, बोल रहे थे ऑब्जेक्ट यहाँ इन्फिनिटी पे है तो ऑब्जेक्ट फोकस पे फॉर्मेशन हो रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हो रहा है, तो उस ऑब्जेक्ट इनविजिबल होता है। ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हम लोग उस जगह एक मिरर को रखते हैं, जहाँ मिरर है वहीं पे ऑब्जेक्ट वहाँ प्रिंट होता है, अच्छे से हमें दिखाई देता है। तो साफ साफ क्या बोला गया कि डिस्टेंस कितना है, 60 सेंटीमीटर है, यानी कि इमेज का डिस्टेंस गिवन है। जब भी यहाँ पे बोला जाए मिरर का डिस्टेंस या प्लेस जाए 60 सेंटीमीटर, स्क्रीन को रखा गया है, मिरर को रखा गया है, तो वो ऑब्जेक्ट का हमेशा हम लोग को यहाँ पे इमेज का डिस्टेंस बताता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। गिवन करेंगे, सबसे पहले गिवन क्या था, गिवन था हम लोग का इमेज का डिस्टेंस, जिसको हम लोग भी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस में जो इमेज का डिस्टेंस होता है बेसिकली वो होता है पॉजिटिव। देन 60 करेंगे क्योंकि नेगेटिव सिर्फ लास्ट केस में होता था, ठीक है, तो लास्ट केस को हम लोग बेसिकली देखते तो इग्नोर करके चलते हैं। देन एफ जो रहेगा वो हम लोग का है 10 सेंटीमीटर।
तो हम लोग को फाइंड क्या करना है, वेयर द ऑब्जेक्ट शुड प्लेस, हाउ फार फ्रॉम द लेंस टू एन ऑब्जेक्ट भी प्लेस, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पूछ रहा है, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं u। तो हम लोग लेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस ऑफ 1/ यहाँ पे u हो जाएगा। लेंस फॉर्मूला से देन सब्सटीट्यूट करेंगे, 1/f 1/10 इज इक्वल टू 1/60 माइनस ऑफ 1/u। देन माइनस ऑफ u LHS बनेगा प्लस 1/u हो जाएगा। देन यहाँ पे माइनस आ जाएगा तो 1/60 माइनस ऑफ 1/10। देन 60 एंड 10 कैल्सियम यहाँ पे डायरेक्टली 60 हो जाएगा, क्योंकि 10 के टेबल से 60 डिवाइड होता है। अब 1 माइनस ऑफ 10 के टेबल में 66 टाइम्स में आता है, तो -5/60। अब इसको डिवाइड कर देंगे तो -1/12। अब यहाँ पे u का वैल्यू क्या हो जाएगा, इक्वेट कर देंगे तो u का वैल्यू हो जाएगा -12। याद रखना है जब भी यहाँ 1/12 रहता है तो हम लोग को डायरेक्टली समझना है, मतलब -12। कभी ये नहीं करेंगे कि 1/12 है तो 1/12 कर दिए, नहीं, क्योंकि यहाँ पे 1/u था, दोनों 1 रिवर्स हो गया, देन 1/12 से सीधा -12 का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। तो हम लोग को साफ समझ में भी आया था ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव होता है, तो यहाँ से प्रूफ भी हो गया, फर्स्ट पार्ट एंड हो गया। सेकंड एक बार रीड करते हैं। सेकंड में बोला गया है अ क्वाइन केप्ट इनसाइड अ वाटर, एक क्वाइन को वाटर के अंडर रखा गया है, ठीक है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है, ठीक है, हम लोग को ये पार्ट समझ में आ गया। व्हेन व्यूड फ्रॉम एयर, जब उसको एयर यानी दूसरे मीडियम से देखा जाता है, इन अ वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल मतलब कैसा होता है, अप साइड टू डाउन साइड डायरेक्शन, अपीयर्स टू बी रेज्ड बाय 3 मिलीमीटर, वो कितना रेज्ड दिखता है, कहाँ चला गया, कितना रेज्ड दिखता है, 3 मिलीमीटर, मतलब एक्चुअल पोजीशन उसका कुछ और है, लेकिन 3 मिलीमीटर रेज दिखता है। तो रेज दिखना मतलब क्या होता है, शिफ्ट हो जाना, शिफ्ट हो गया है, मतलब जब भी उसका पोजीशन देख रहे हैं तो शिफ्ट दिख रहा है 3 मिलीमीटर। यहाँ पे अपेरेंट डेप्थ रियल डेप्थ नहीं बोल रहा, अपेरेंट डेप्थ में बोल देता है कि इसका डेप्थ इतना है, या फिर अपेरेंट इतना वर्ड है, या अपीयर हो रहा है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है अपीयर्स हो रहा है, अपेरेंट बताने का कोशिश कर रहा है, लेकिन ये शिफ्ट का टर्म आएगा। शिफ्ट का टर्म इसलिए आएगा क्योंकि हम लोग को दिखाई देता है अपीयर्स टू बी रेज्ड बाई 3 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर से ज़्यादा रेज दिखता है। यहाँ पे रेज्ड वर्ड नहीं लगाता तो हम लोग इसको डायरेक्टली अपेरेंट डेप्थ समझते हैं, बट यहाँ पे अभी इसको क्या समझेंगे, इसको शिफ्ट समझेंगे, क्योंकि इतना वाटर में है, वाटर में ये डेप्थ बताता, पैर बोल देता तो इसको डेप्थ समझ जाते हैं कि इतना डेप्थ है, लेकिन ये शिफ्ट बोल रहा है, मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमें दिख रहा है, कितना अपेरेंट डेप्थ है ये नहीं पता है, ठीक है। तो शिफ्ट हम लोग का गिवन है, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन 2 को टैकल करने के लिए 2 का फर्स्ट पार्ट को क्या लिखेंगे, शिफ्ट, कि हम लोग को शिफ्ट का वैल्यू गिवन है, कितना शिफ्ट हुआ है, 3 मिलीमीटर का शिफ्ट हुआ है। फाइंड द डेप्थ ऑफ द कॉइन इन वाटर, तो हम लोग को डेप्थ फाइंड करना है कॉइन का वाटर में, तो डेप्थ कौन सा फाइंड करेंगे, रियल डेप्थ को फाइंड करेंगे। हम लोग को फॉर्मूला पता है, लास्ट क्लास में फॉर्मूला कवर किए थे इस पार्ट से, कि शिफ्ट इज इक्वल टू होता है रियल डेप्थ इनटू 1 माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर ये नहीं दिखता यहाँ पे एक टर्म रेज्ड, तो हम लोग डायरेक्टली ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू अपेरेंट रियल डेप्थ बाय अपेरेंट डेप्थ का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, लेकिन शिफ्ट बता रहा है यहाँ पे रेज्ड हो गया है, तो रेज्ड में शिफ्ट का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। शिफ्ट कितना गिवन है, 3 मिलीमीटर का गिवन है। हम लोग का यहाँ पे रियल डेप्थ कितना गिवन है, तो रियल डेप्थ को करना है फाइन इंटू 1 माइनस ऑफ 3/4। देन यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, तो हम लोग का रियल डेप्थ जो आ जाएगा वो 12 मिलीमीटर आ जाएगा। 12 मिलीमीटर क्यों आएगा, क्योंकि पहले हम लोग एलसीएम लेंगे 1 और 4 का, देन 4 से क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 माइनस 3 1/4, देन हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 12 मिलीमीटर, ठीक है। तो हम लोग का जो रियल डेप्थ का वैल्यू है हम लोग का 12 मिलीमीटर होगा। देन नेक्स्ट पार्ट में हाउ इज़ द क्रिटिकल एंगल रिलेटेड टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। अब हम लोग ये ऑलरेडी कॉन्सेप्ट जब कर रहे थे कवर जितने भी टॉपिक्स, तो हम लोग इसको देखे थे क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, और अभी जस्ट भी देखे थे कैसा रिलेशन होता है। तो क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में 1/sin A का रिलेशन होता है, यानी कि जो भी एंगल रहता है उसका रिवर्स हो जाता है, यानी म्यू इज इक्वल टू 1/sin A। इसका मतलब क्या होता है, cos A, या फिर sin C भी लिख सकते हैं बेसिकली, अगर प्रीवियस हम लोग को मैच करना है टॉपिक से। तो यहाँ पे cos A, cosec A का यहाँ पे रिलेशन होता है, 1/sin A गिव cosec A। और रिलेशन कैसा होता है, और अच्छा से थोड़ा लिखना है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि यहाँ पे जो क्रिटिकल एंगल के साथ रिलेशन रहता है वो इन्वर्स का रिलेशन रहता है, क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू 1/रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देन नेक्स्ट पार्ट में थर्ड का ए, इंफ्रारेड रेडिएशन आर यूज्ड इन वॉरफेयर, एक्सप्लेन द रीजन वाई। इंफ्रारेड रेडिएशन का यूज़ किया जाता है वॉरफेयर में, तो ये फिर से यूजेस ऑफ यहाँ रेस का है। तो इंफ्रारेड रेडिएशन का यूजेस क्या गिवन है, इंफ्रारेड रेडिएशन का यूजेस गिवन है कि नाइट विजन के लिए हेल्प करता है, हेल्प इन नाइट विजन, एंड इन दिस रेडिएशन द लाइट इज कैचर लेस in the water droplets. Due to this reason this is used in a warfare region. Next है a ray of light incident at 45 degree on equilateral triangle prism in the diagram below. Name the phenomena exhibited by the ray of the light when it enters the emerges out of the prism. यहाँ पे 45 डिग्री का इंसिडेंट रे यहाँ पे एंटर कर रहा है, 45 डिग्री, ठीक है। तो 45 डिग्री का जब यहाँ एंटर कर रहा है तो पूछा जा रहा है यहाँ पे कौन सा फिनोमेना हो रहा है, तो दिख रहा है साफ साफ रिफ्रैक्ट होकर बाहर चला जा रहा है। तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट को समझेंगे कि यहाँ पे
एंगल ऑफ इंसिडेंट और क्रिटिकल एंगल कितना गिवन है, ठीक है। तो हम लोग जस्ट अभी ऊपर के टॉपिक्स को रीड कर रहे थे, देन कैलकुलेट कर रहे थे, तो हम लोग को यहाँ कहीं क्रिटिकल एंगल मेंशन होगा, क्रिटिकल एंगल कितना है पहले देख लेंगे, किसी भी इंफॉर्मेशन में क्रिटिकल एंगल गिवन है या फिर नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल रीड कर रहे हैं, नहीं यहाँ पे क्रिटिकल एंगल गिवन नहीं है, तो हम लोग डायरेक्टली कॉमन सेंस लगाते हैं। यहाँ पे इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये 60 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगल ऑफ प्रिज्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और ये जो 45 डिग्री है ये क्या है, ये इंसिडेंट रे है। हम लोग बता चुके हैं कि इंसिडेंट रे ही यहाँ पे इमर्जेंट एंगल और क्रिटिकल एंगल के इक्वल होता है, ठीक है। तो हम लोग सिंपल समझेंगे कि 45 डिग्री है, 45 डिग्री क्या है, तो 45 डिग्री यहाँ पे क्रिटिकल एंगल है, और यहाँ पे एंगल ऑफ प्रिज्म कितना है, 60 डिग्री है। अब ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो फॉर्मेशन जब भी होगा, रिफ्रैक्शन जब भी होगा, तो नेक्स्ट जो एंगल ऑफ इंसिडेंस भी बनेगा वो 60 डिग्री का ही बनेगा। तो 45 डिग्री जो है वो 60 डिग्री से कम है, मतलब कि जो एंगल ऑफ सी है क्रिटिकल एंगल वो कम है किसके, प्रिज्म के एंगल से। तो प्रिज्म के एंगल से कम हो या फिर इंसिडेंट एंगल से जब कम होता है ये पार्ट हम लोग का, तो क्या होता है यहाँ पे टोटल डिफ्लेक्शन होता है। तो इस फिनोमेना का क्या नेम होगा, तो इस फिनोमेना का नेम होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जिस भी पॉइंट पे क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा उस पॉइंट पे एक और 10 सेकंड बैक करना है, देन उसके बाद देखना है। एंड यहाँ पे जो भी थ्योरी टाइप के रिलेटेड क्वेश्चन है कि रिलेशन क्या होगा, इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है, तो वो सब बुक से अगर थ्योरी को देखना होगा या फिर जो हमने जस्ट प्रीवियस वीडियो में कवर किया उसको एक बार फिर से देख के याद करना होगा किसी भी कंडीशंस में, तब ये एकदम ईजिली सॉल्व होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, कॉपी द डायग्राम गिवन बिलो एंड कंप्लीट द पार्ट ऑफ द लाइट रे PQ एज इट emerges Q of the prism and make necessary angles. The critical angle of the glass is 42 डिग्री। देखिए ये जो क्वेश्चन था बेसिकली इसी क्वेश्चन का पार्ट था। हम बोले थे क्रिटिकल एंगल फाइंड करते हैं, तो ये 4 का ही क्वेश्चन का पार्ट है जहाँ पे क्रिटिकल एंगल साफ साफ मेंशन है 42 डिग्री। तो कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, 42 डिग्री भी है तो 42 डिग्री 45 से कम है और 42 डिग्री 60 से भी कम है। तो सिंपल सा हमारा ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का यहाँ पे केस है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया कि इसको हम लोग को कंप्लीट करना है। कॉपी द डायग्राम गिवन बिलो एंड कंप्लीट द पार्ट ऑफ द रे PQ के रे को कंप्लीट करना है एज इट इमर्जेस आउट ऑफ द प्रिज्म और मेक नेसेसरी एंगल, द क्रिटिकल एंगल ऑफ द ग्लास इज 42 डिग्री। अब यहाँ पे छोटे से टर्म को समझते हैं। यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंट आ रहा है वो 90 डिग्री के साथ आ रहा है। 90 डिग्री के साथ जब आता है स्ट्रेट लाइन फॉर्मेशन कटा हुआ, तो कभी भी यहाँ पर बेंडिंग नहीं होता है। तो इसको कैसे कंप्लीट करेंगे, सेम फिगर को कॉपी पेस्ट करेंगे एंड देन इसको इस फॉर्म में आगे करके ड्राइव कर देंगे। ड्राइव होगा एंड वापस ये बाउंस बैक हो जाएगा। बाउंस बैक क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये 90 डिग्री से आ रहा था। 90 डिग्री में किसी भी तरह का रिफ्रैक्शन नहीं होता है क्योंकि नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड होता है, यहाँ नॉर्मली नहीं पॉसिबल है, तो किसके तरफ बेंड होगा, तो सिंपली इंटर करेगा एंड वापस से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा, वापस से यहाँ सेम पाथ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो इसी फिगर को हम लोग ड्रॉ कर देंगे। देन नेक्स्ट, द डायग्राम बिलो शोज अ 2 पैरेलल रेस। नीचे जो डायग्राम है 2 पैरेलल रेस को बता रहा है। जो ए रे है वो ऑरेंज कलर का है और जो बी है वो ब्लू कलर का है। फिर से कलर का बात हो गया, तो हम लोग पहले कलर का कंडीशन लिखेंगे VIBGYOR, ठीक है। तो सबसे कम रिफ्रैक्ट कौन होता है, रेड। रेड के बाद ऑरेंज, तो हम लोग का जो ए है वो ऑरेंज है। देन नेक्स्ट बोल रहा है ब्लू, तो ब्लू यहाँ पर है जिसको हम लोग बी से रिप्रेजेंट कर दिए। इंसिडेंट ऑन एयर ग्लासेस बाउंड्री, कॉपी एंड कंप्लीट द पाथ ऑफ AB के पाथ को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो हम लोग ए पाथ को ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले सेम फिगर को ड्रॉ करेंगे। इस पॉइंट पे हो जाएगा हम लोग का ए एंड इस पॉइंट पे हो जाएगा हम लोग का बी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले नॉर्मल को कंस्ट्रक्ट कर देंगे क्योंकि जो भी इंसिडेंट आता है वो नॉर्मल की तरफ ही बेंड होता है। अब ज़्यादा कौन बेंड होगा, तो ज़्यादा बी बेंड होगा, ब्लू, क्योंकि जो रेड ऑरेंज ये सब जो ऊपर में जो आते हैं मैट्रिक्स वाले पार्ट में ये सब बहुत कम बेंड होते हैं वेबगियर के कॉन्सेप्ट से। तो जो बी था वो ब्लू था, ब्लू हम लोग का ज़्यादा बेंड हो जाएगा और ए थोड़ा सा कम बेंड होगा। तो ऐसा इसको ड्रॉ कर देंगे ताकि दिखेगा कि यहाँ पे ज़्यादा बेंड हुआ है, यहाँ पे ये कम बेंड हुआ है। बी को सॉल्व करते हैं। हाउ डू द स्पीड ऑफ दीज रे डिफर इन क्लासेस, तो दोनों का स्पीड क्या होगा बेसिकली, ठीक है। तो हमने जस्ट बताया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड के बीच का रिलेशन होता है वो इन्वर्स का होता है। तो ज़्यादा कौन रिफ्रैक्ट किया, ज़्यादा बी रिफ्रैक्ट किया, तो स्पीड किसका ज़्यादा होगा, स्पीड ज़्यादा ए का होगा। क्यों, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, ज़्यादा रिफ्रैक्शन हो रहा है तो स्पीड कम रहेगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो स्पीड ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ पे जो ऑरेंज रहेगा, ऑरेंज रे बेसिकली जिसको हम लोग ए से बोल रहे थे, उसका स्पीड विल बी, क्या लिखेंगे, स्पीड विल बी ग्रेटर दैन बी, ग्रेटर दैन ब्लू रे, ख़त्म। इसका रीज़न क्या लिखेंगे, बिकॉज, फिर ये वाला रिलेशन को लिख देंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ द लाइट।
आर द टू रिफ्रैक्टेड रे इन ग्लास पैरेलल, गिव रीजन। क्या पूछ रहा है कि दोनों रे इंटर करेगा तो क्या दोनों पैरेलल ही रहेगा? नहीं, इस रे को समझते हैं। देखिए ये रे इस टाइप का बेंड हो गया, ये रे थोड़ा सा इस टाइप का बेंड हो गया, तो क्या ये दोनों रे पैरेलल दिख रहे हैं? पैरेलल नहीं दिख रहे, तो इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स। पैरेलल तब होता जब किसी भी तरह का मीडियम चेंज होता ही नहीं, दो रे आता एंड दो रे चला जाता। तो गिव अ रीजन, टू रे पैरेलल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नो, नॉट पैरेलल, बिकॉज दे बोथ हैव, क्योंकि दोनों का दे बोथ हैव डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दोनों का डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जिसको हम लोग इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। जो जितना ज़्यादा विब्यूअर में VIBGYOR है, तो सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्ट वायलेट हो रहा है, सबसे कम स्पीड वायलेट का होगा, सबसे कम रिफ्रैक्ट रेड हो रहा है, सबसे ज़्यादा स्पीड रेड का होगा, ऐसे चलता है। ठीक है, इंडिगो वायलेट से थोड़ा कम रिफ्रैक्ट होगा एंड स्पीड इससे थोड़ा ज़्यादा रहेगा। स्पीड यहाँ हम लोग अपवर्ड जैसे मूव करेंगे तो जो स्पीड रहेगा वो इंक्रीज होता चला जाएगा। वायलेट से ज़्यादा इंडिगो का, इंडिगो से ज़्यादा ब्लू का, ब्लू से ज़्यादा ग्रीन, ग्रीन से येलो, येलो से ऑरेंज, ऑरेंज से रेड। एंड अगर डाउनवर्ड मूव करेंगे तो यहाँ रिफ्रैक्टिव जो इंडेक्स है वो इंक्रीज होता चला जाएगा। रेड से ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ब्लू का, ऑरेंज से ज़्यादा येलो, येलो से ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट। तो याद रखना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट के बीच में यहाँ पे इनवर्स रिलेशन रहता है। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 भी एंड हो गया। फिर नेक्स्ट हम लोग कवर करते हैं, ओवरऑल क्वेश्चंस देख लेते हैं कितने। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है। अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू द वाटर इज 9/8। क्या बोल रहा है यहाँ पे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है? ग्लास का है। किसके रिस्पेक्ट में है? वाटर के रिस्पेक्ट में है। हमने बताया था 1, 2 लिखाया जाता है, तो यहाँ पे ग्लास होगा और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे वाटर होगा। मतलब यहाँ पे ग्लास का किसके रिस्पेक्ट में है? वाटर के रिस्पेक्ट में। कितना है? 9/8 है। तो फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। अब आगे यहाँ पे वाटर आ गया, ठीक, एंड डिवाइड बाय क्या आ गया? ग्लास आ गया। तो हमने क्या बोला था? जो आगे रहता है न्यूमरेटर में, जो बाद में रहता है डिनोमिनेटर में। तो पहले ग्लास था, वाटर था, तो 9/8 था। अब वाटर आ गया, ग्लास आ गया, तो अब क्या म्यू हो जाएगा? तो म्यू 8/9 हो जाएगा। जस्ट रिवर्स, क्योंकि यहाँ पे ग्लास का कितना था? 8, नहीं मतलब 9, एंड वाटर का 8। तो अब यहाँ पे वाटर और ग्लास का हो गया, तो वाटर का कितना था? 9 था, तो पहले नहीं, वाटर का 8 था, तो 8 को लिखेंगे फिर 8/9। यही हम लोग का आंसर हो गया। नेक्स्ट है, नेम द प्रिंसिपल यूज टू फाइंड द वैल्यू इन पार्ट ए। तो पार्ट ए में हम लोग किस प्रिंसिपल का हेल्प लिए फाइंड करने के लिए? ये हम लोग रिवर्स कर दिए। सिंपल क्या किए? वैल्यू को रिवर्स कर दिए। तो इसको बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, जिसमें सिंपल जो वैल्यू को रिवर्स कर दिया जाता है, तो इस प्रिंसिपल का नाम रहता है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। इन द सेंस जो पहले ग्लास एंड वाटर था तो उसको वाटर एंड ग्लास कर दिया, रिवर्स कर दिए, तो उसको प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी बोलेंगे। थर्ड पार्ट में, इफ़ वी चेंज द टेम्परेचर ऑफ वाटर देन विल द रेशियो 9 रिमेन सेम। अगर हम लोग वाटर का टेम्परेचर चेंज कर देंगे तो क्या 9/8 ही रहेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा नो। नो क्यों होगा? क्योंकि पता है जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो पार्टिकल्स का बीच का डिस्टेंस बढ़ जाता है। डिस्टेंस बढ़ेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज हो जाएगा, और टेम्परेचर कोल्ड होगा तो डिस्टेंस कम हो जाएगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ने से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज और टेम्परेचर घटने पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज। तो टेम्परेचर से फर्क पड़ता है, क्योंकि हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फैक्टर्स में लास्ट वीडियो में कवर किए थे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फैक्टर टेम्परेचर भी है। तो टेम्परेचर से इंपैक्ट पड़ेगा यस या नो? तो आंसर हो जाएगा दे विल रेशियो सेम, तो 9/8 रहेगा, तो नहीं, सीधा आंसर हो जाएगा नो। रीज़न क्या लिखेगा? टेम्परेचर इज़ अ फैक्टर। ठीक है, टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर भी एक फैक्टर है। और अगर ये ज़्यादा मार्क्स में क्वेश्चन आएगा तो कैसे लिखेंगे? तो लिखेंगे टेम्परेचर इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इफ द टेम्परेचर इंक्रीजेज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीजेज, इफ द टेम्परेचर डिक्रीजेज देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीजेज। बस इतना लिख देंगे। नेक्स्ट में है लाइट ट्रेवल्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 10x। लाइट ट्रैवल कर रहा है 10x के डिस्टेंस से, यूनिट टाइम t1 इन वैक्यूम। वैक्यूम में इसका स्पीड देखना है ध्यान से, कितना बोल रहा है? वैक्यूम में वो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है 10x का, और टाइम कितना ले रहा है? t1 ले रहा है। तो स्पीड फाइंड कर लेते हैं। स्पीड का डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, मतलब 10x/2। ठीक है, लिख लिए। इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ x यूनिट इन टाइम t2 इन डेंसर मीडियम। और डेंसर मीडियम में क्या बोल रहा है कि जब डेंसर मीडियम इंटर कर रहा है, वैक्यूम में इतना स्पीड है, डेंसर में इंटर कर रहा है तो उसका डिस्टेंस हो जा रहा है x। ठीक है, और इस टाइम कितना हो रहा है? t2 हो जा रहा है। ठीक है, हम लोग डेंसर मीडियम में भी उसका स्पीड निकाल लिए, डेट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। लाइट कवर अ डिस्टेंस ऑफ 20x यूनिट्स इन टाइम t1 इन डायमंड स्टेट, ट्रू और फॉल्स। ध्यान से समझेंगे हम लोग, पूरा ध्यान से। लाइट का स्पीड वैक्यूम में कितना था? 10x/t था। ठीक है, तो क्या वैक्यूम में, मतलब इस डायमंड में इसका स्पीड 20x/t हो जाएगा? बिल्कुल गलत। रीज़न क्या है? क्यों नहीं हो गलत होगा? समझिएगा बात को। यहाँ पे इसका 10x समझिए, t को एकदम भूल जाते हैं। यहाँ पे स्पीड 10x है और डायमंड में स्पीड 20x हो जाएगा। वैक्यूम में स्पीड लाइट का सबसे ज़्यादा होता है
और बाकी सबके कंपैरिजन में कम होता है, हम लोग कंपेयर करते हैं तो वैक्यूम एयर से ही कंपेयर करते हैं, तो साफ साफ बोल रहा है कि जो डायमंड में है उसका स्पीड 20x हो जाएगा, मतलब डिस्टेंस 20x कवर करेगा, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स। साफ साफ लिखेंगे फॉल्स। रीजन क्या देंगे, स्पीड इन वैक्यूम इज द मैक्सिमम स्पीड, ठीक है, बस यहाँ पे एंड हो जाएगा। कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इन टर्म्स ऑफ T1 एंड T2। T1 और T2 के टर्म्स में हम लोग को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को फाइंड करना है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है C/V, यही फॉर्मूला होता है। C मतलब जब किसी एक मीडियम में, तो C कौन सा मीडियम है, C मीडियम है हम लोग का वैक्यूम का, वैक्यूम में हम लोग स्पीड फाइंड किए थे 10x/t, तो हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे 10x/t। देन नेक्स्ट यहाँ भी किस में स्पीड को फाइंड करना है, डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम में हम लोग फाइंड किए थे x/t2। डायमंड का तो किसी गलत है, इससे डायमंड का स्पीड को तो प्योर इग्नोर करना है, तो यहाँ पे डेंसर मीडियम में कितना स्पीड था x/t। हम लोग को पता है जो सबसे नीचे रहता है सबसे ऊपर मल्टीप्लाई होता है, और जो मिडिल वाला पार्ट रहता है सेंटर से मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा 10t2/t1। रीजन क्या रहा, क्योंकि यहाँ पे x से x कैंसिल हो गया, देन ये मल्टीप्लाई हो गया, T1 पार्ट था और ये T2 पार्ट था, तो 10t2/t1 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस वन। नेक्स्ट है अ मोनोक्रोमेटिक रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ इक्विलैटरल प्रिज्म। इक्विलैटरल प्रिज्म मतलब एंगल सब कितना होगा 60 होगा, प्लेस्ड एट अ मिनिमम डेविएशन पोजीशन विथ एन एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ 45 डिग्री एज शोन इन द फिगर। 45 डिग्री का यहाँ पे क्या बोल दिया गया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है, ड्रॉ कर लिए, 45 डिग्री है, मेंशन है ऑलरेडी। कैलकुलेट करने को क्या बोल रहा है, कैलकुलेट करने को बोल रहा है कॉपी द डायग्राम एंड कंप्लीट द पार्ट ऑफ द रे PQ। कॉपी करना है डायग्राम को और पाथ कंप्लीट करना है PQ का। देन स्टेट 2 फैक्टर्स ऑन विच द एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड्स, और 2 फैक्टर बताने हैं जिसमें एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड्स होता है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट को हम लोग सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट को क्या होगा, समझिए बात को, इसी पार्ट को हम लोग इसी फिगर में ड्रॉ कर देते हैं। नॉर्मल है तो जैसे ये बेंड होगा तो नॉर्मल की तरफ बेंड होगा, तो नॉर्मल की तरफ हम लोग बेंड कर दिए, बेंड हो गया यहाँ पे। अब जैसे यहाँ पे एंड हुआ, यहाँ पे फिर से दूसरा मीडियम आ गया, तो फिर से यहाँ पे नॉर्मल बन गया, और नॉर्मल बन गया फिर से ये एंगल इस फॉर्म में बेंड हो गया। मीडियम चेंज हुआ तो नॉर्मल की तरफ बेंड हुआ, और मीडियम फिर से लाइटर हो गया तो नॉर्मल के अगेंस्ट बेंड हो गया, ठीक है। तो ये बन गया हम लोग का फिगर। फर्स्ट पार्ट हम लोग का यहीं पे एंड हो गया, ठीक है। और एंगल कितना मेंशन करेंगे, तो पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमर्जेंट सब इक्वली होता है, तो एंगल ऑफ इमर्जेंट भी कितना होगा 45 डिग्री होगा, ठीक है, यहाँ पे एंड हो गया। स्टेट 2 फैक्टर ऑन विच द एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड। तो एंगल ऑफ डेविएशन किस पे डिपेंड करता है, तो बहुत सारे फैक्टर्स हम लोग लास्ट वीडियो में कवर किए थे, फिर भी कुछ 2 फैक्टर्स बता देते हैं। तो जो हम लोग को प्रिज्म में दिखता है, सबसे फर्स्ट क्या होगा, एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म पे डेविएशन मेंटेन करता है। सेकेंड क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, कि इंसिडेंस का कैसा यहाँ पे एंगल है, और 2 बोला है तो और 2 हम लोग लिख ही देते हैं 4, ताकि कोई भी बेटर लगे तो उसको अटेम्प्ट किया जा सके। नेक्स्ट पार्ट है कलर, कि कौन कलर का लाइट है, रेड, ब्लू, ग्रीन, वायलेट, इंडिगो, तो जिससे पता चलेगा कौन सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्ट करेगा। नेक्स्ट क्या होगा यहाँ पे थर्ड पार्ट में देखेंगे हम लोग मटेरियल, कि किस मटेरियल का प्रिज्म बना है, ग्लास का बना है या डायमंड का बना है या किस मटेरियल का बना है, तो मटेरियल पे भी डेविएशन डिपेंड करता है। तो यहाँ पे स्पेस गिवन था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, लेकिन हम लोग इसी स्पेस में ही सॉल्व कर दिए। तो इस वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखना है, हाउच पाउच नहीं समझना है, और जो हम बोले इसको पॉज करके अच्छे से राइट डाउन करके ही इसको लिखना है, डायरेक्ट ऐसे शॉर्टकट में आंसर नहीं देना है, ठीक है। जैसे फैक्टर्स बोला गया तो अच्छे से लिखना है, द 2 फैक्टर्स ऑन विच द एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड्स ऑन इज पॉइंट्स में करके, फर्स्ट पार्ट इज एंगल ऑफ प्रिज्म, सेकेंड इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, बस ऐसे करके। देन नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। 6 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव लेंस। ऑब्जेक्ट को कॉन्केव लेंस के पास रखा गया है, ठीक है, ऑब्जेक्ट को रखा गया है एट अ डिस्टेंस ऑफ 45 सेंटीमीटर। तो कौन सा डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, यू गिवन है, ठीक है। इफ इट्स इमेज इज फॉर्म एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, कैलकुलेट द फोकल लेंथ। और इमेज कितना डिस्टेंस पे बना है, 30 सेंटीमीटर पर बना है, ठीक है। तो हम लोग कौन सा लेंस का बात किया है यहाँ पे, तो लेंस का बात किया है बेसिकली, वो जो है वो है कॉन्केव लेंस। तो कॉन्केव लेंस के केस से ही हम लोग को सॉल्व करना होगा, तो सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ कॉन्केव लेंस। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, गिवन। गिवन में हम लोग का क्या गिवन है, गिवन में हम लोग का गिवन है कि लेंस कौन सा है, तो कॉन्केव है, कॉन्केव लेंस। सबसे पहले हम लोग का यू कितना गिवन है, तो यहाँ पे यू गिवन है यहाँ पे 45 सेंटीमीटर, तो यू 45 सेंटीमीटर। लेकिन एक बात हम लोग को पता था, कोई भी हर एक लेंस में यू ऑलवेज नेगेटिव होता है। देन भी मतलब क्या होता है, इमेज का डिस्टेंस। तो इमेज का डिस्टेंस कितना है 30। अब कॉन्केव के केस में हमें अच्छे से याद है कि दोनों केस में कॉन्केव के इमेज हमेशा लेफ्ट साइड बनता था, तो भी कॉन्केव के केस में ऑलवेज नेगेटिव होता है, तो -30 करेंगे। देन क्या पूछा है, फोकल लेंथ फाइंड करने को बोला है फर्स्ट पार्ट में, तो फोकल लेंथ को लिख के क्वेश्चन मार्क कर देंगे। मेरा मतलब लेंस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, 1/f = 1/v - 1/u। देन इस पर सब्सटीट्यूट
सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/v, v का वैल्यू माइनस है तो माइनस को हम लोग न्यूमरेटर में रखते हैं, और यहाँ क्वेश्चन में भी माइनस है, मतलब यहाँ फॉर्मूला में भी माइनस है और हम लोग का गिवन में भी माइनस है, तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो गया, डिवाइड बाई 45, और 30 और 45 का एलसीएम लेना है। तो क्या बता दे रहे हैं कि एलसीएम हम लोग कैसे लेते हैं। हम लोग कुछ ऐसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 45 30, दोनों किससे कट होता है 5 से, कितने टाइम्स में 9, और ये कितने टाइम्स में 6, फिर 3 से, 3 टाइम्स में और 2 टाइम्स में, ठीक है। अब दोनों किसी से नहीं कट होगा, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 3 जा कितना हो जाएगा 90, मतलब इसका एंगल क्या आएगा यहाँ पे 90 आएगा। 30 के टेबल में 90 कितने बार में आता है 3 बार में आता है, तो 3 मल्टीप्लाई होगा -3 प्लस 45 के टेबल में 90 2 बार में आता है तो 2, तो हम लोग का आंसर क्या आया -1/90। हम देन उसको रिवर्स कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे 1/90 कभी नहीं करते, क्योंकि यहाँ 1/f है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग का आंसर रिवर्स हो जाएगा। तो रिवर्स होने पे जो f का वैल्यू आएगा वो होगा -90 सेंटीमीटर। और अगर ये नहीं करना है तो शॉर्टकट मल्टीप्लाई करना है कि दोनों को मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस कर देना है, बस फिर भी हम लोग का जो आंसर आएगा वो इतना ही आएगा, शॉर्टकट से चलना है तो। अगर नेक्स्ट पूछा है यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 rays PQ and PRS आर इंसिडेंट ऑन अ रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक एज शोन इन द डायग्राम, ऑब्जर्व द डायग्राम एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। देखिए तो डायग्राम को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना है कि ये जो PQ है 35 डिग्री मेंटेन कर रहा है, ये जो RS है ये भी 35 डिग्री मेंटेन कर रहा है, और ये रिफ्रैक्ट कर जा रहा है ग्लास में। विच ऑफ दिस 2 rays विल, इसमें से कौन सा 2 रे में से, आगे का क्वेश्चन रीड करते हैं, हैव ग्रेटर लैटरल डिस्प्लेसमेंट ऑन एमर्जिंग आउट ऑफ द ब्लॉक, यानी इन दोनों में से किसका सबसे ज़्यादा एमर्जेंट बनेगा, ठीक है, कौन सा रे का बनेगा। तो कौन से रे हम लोग का PQ है और कौन सा रे यहाँ पे है RS है। तो हम लोग समझते हैं बात को, कौन सा रे आपको ज़्यादा बेंड दिख रहा है, तो हम लोग को ज़्यादा बेंड RS दिख रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा RS ज़्यादा बेंड है। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या होगा, विच रे विल लैटरल डिस्प्लेसमेंट मोर, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा RS। हम लोग लिखेंगे कैसे, तो लिख देंगे वी कैन सी डैट RS बेंड मोर टुवर्ड्स द नॉर्मल, बस इतना। ट्रैवल विद ग्रेटर स्पीड इन द ब्लॉक, कौन सबसे ज़्यादा ग्रेटर स्पीड से ट्रैवल करेगा, तो पता है जो जितना ज़्यादा बेंड करता है उतना कम उसका स्पीड हो जाता है। तो ज़्यादा बेंड कौन किया है RS किया है, कम बेंड कौन किया है PQ किया है, क्योंकि मैंने जस्ट बताया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटी के बीच में इन्वर्स रिलेशन रहता है। तो यहाँ पे ज़्यादा रिफ्रैक्ट RS कर रहा है तो इसका स्पीड कम है, ज़्यादा स्पीड किसका है, रे PQ का है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा PQ, खत्म। स्कैटर मोर इन द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में ज़्यादा स्कैचर करेगा, स्कैचर मतलब होता है पूरे अच्छे तरीके से उसका लाइट एटमॉस्फेयर में फैल जाएगा। तो जो सबसे ज़्यादा बेंड करता है उसका लाइट सबसे ज़्यादा एटमॉस्फेयर में फैल जाता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा बेंड कौन किया था, RS किया था, तो यहाँ पे भी आंसर क्या हो जाएगा RS हो जाएगा। जो जितना बेंड करता है उतना ज़्यादा उसका लाइट स्कैचर कर जाता है, एटमॉस्फेयर में फैल जाता है। इसीलिए हम लोग ट्रक का जो भी सिग्नल रहता है लास्ट में हम लोग रेड कलर से बनाते हैं, क्योंकि रेड बहुत कम स्कैचर करता है, क्योंकि वो उतना कम ही रिफ्रैक्ट करता है। ज़्यादा रिफ्रैक्ट वायलेट करता है, वायलेट इंडिगो ब्लू इससे बहुत रिफ्रैक्ट करता है। तो हम लोग वायलेट इंडिगो ब्लू का कभी भी यूज़ व्हीकल्स में भी नहीं करते हैं सिग्नल देने के लिए। देन नेक्स्ट पार्ट में है क्वेश्चन नंबर 7, एंड यहाँ पे हम लोग के सभी PYQs एंड हो जाएंगे, नहीं एक और क्वेश्चन 8 है उसके बाद एंड हो जाएगा। अ डायग्राम बिलो शोज द पाथ ऑफ अ ब्लू रे थ्रू द प्रिज्म, यहाँ पे डायग्राम है जो शो कर रहा है कि ब्लू रे एक प्रिज्म में इंटर कर रहा है, ठीक है। कैलकुलेट द क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल को कैलकुलेट करना ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म ऑफ ब्लू कलर। तो हम लोग को पता है क्रिटिकल एंगल किसके इक्वल होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे समझते हैं यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट पार्ट में तो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे कितना है 90 डिग्री है बेसिकली। तो हम लोग को फाइंड करना है क्रिटिकल एंगल का वैल्यू तो हम लोग क्या करेंगे, क्रिटिकल एंगल कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग को फाइंड करना होगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस को फाइंड करना होगा। तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे 90 हो जा रहा है, लेकिन इस पार्ट पे देखते हैं, इस पार्ट पे जब हिट कर रहा है AC को, तो AC को हिट कर रहा है तो इसका कितना पार्ट आ रहा है, हम लोग का फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस को फाइंड कर रहे हैं। तो जब AC को जब ये हिट कर रहा है, AC को हिट कर रहा है तो यहाँ 133 बन रहा है, ठीक है। तो 133 बन रहा है तो ओवरऑल स्ट्रेट लाइन पे कितना होता है, ओवरऑल स्ट्रेट लाइन पे 180 होता है। तो 180 माइनस 33 इज इक्वल टू आंसर कितना आ गया यहाँ पे 47 डिग्री। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 47 डिग्री हो जाएगा। क्यों, हम लोग को पता है जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वही हम लोग का क्रिटिकल एंगल होता है। तो यहाँ पे 133 था, 133 अगर इस साइड रहता तो बोल देते यही है, लेकिन अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड मतलब ये रिफ्रैक्शन बता रहा है। तो ओवरऑल 180 में से 133 को सब्ट्रैक्ट कर दिए तो 47 ही हम लोग का क्रिटिकल एंगल का भी आंसर आ गया, इज इक्वल टू एंगल C ऐसे लिख देंगे। देन व्हाट इज द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ द प्रिज्म, एंगल ऑफ द प्रिज्म का क्या मेजरमेंट होगा, तो एंगल ऑफ प्रिज्म मतलब ये A का बात कर रहा है। तो यहाँ पे कितना हम लोग फाइंड किए 90 डिग्री फाइंड किए, और यहाँ पे कितना आया हम लोग का एंगल, अभी छोटे से ट्रायंगल में बात कर रहे हैं, छोटे से ट्रायंगल में, ठीक है। तो ट्रायंगल का प्रॉपर्टी को जानते हैं, ट्रायंगल में सभी एंगल्स के सम कितने होते हैं 180 होते हैं। तो ये 90 है और ये पार्ट कितना था हम लोग का 47 था, तो ये पार्ट कितना होगा, तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, एंगल A प्लस ऑफ, इसको हम लोग O मान देते हैं, इसको M मान लेते हैं, एंगल O प्लस ऑफ
एंगल M इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल A इज इक्वल टू O प्लस M, तो O का वैल्यू 90 और M का वैल्यू 47 है, तो 180 माइनस 90 प्लस 47, हमने 90 प्लस 47 को दोनों को ऐड करके एक साथ सब्ट्रैक्ट करना था, तो दोनों को हम ब्रैकेट में लिख देंगे, ठीक है, या फिर अलग से करना है तो इसको माइनस करेंगे फिर इसको माइनस कर देंगे। देन एंगल ए का वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस कर देने पे दोनों को, तो एंगल ए का वैल्यू आ जाएगा 43 डिग्री, यानी एंगल ऑफ प्रिज्म कितना होगा 43 डिग्री होगा। थर्ड पार्ट, इस पार्ट पे बहुत ध्यान से कैलकुलेशन करना है कि ए पूछा गया तो प्लस ओ हो रहा है तो एलएचएस में माइनस ओ, प्लस एम हो रहा है तो एलएचएस में माइनस एम, ठीक है, तो अलग से मैं माइनस कर सकते हैं, दूसरा क्या है इन दोनों को ऐड करके एक ही साथ माइनस कर सकते हैं, तो मैंने दोनों को ऐड करके एक ही साथ माइनस करने के लिए इसको ब्रैकेट में कर दिया, साथ में माइनस लगा दिया। विच कलर शुड रिप्लेस ब्लू रे फॉर द रे टू अंडरगो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को करना है तो ब्लू को कौन सा रे हम लोग का हटा सकता है, इंटरनल रिफ्लेक्शन मतलब जो सबसे ज़्यादा बेंड होगा, तो कहाँ से स्टार्ट होता है VIBGYOR, सबसे ज़्यादा बेंड कौन होगा, सबसे ज़्यादा इंटरनल रिफ्लेक्शन किस में लीड होगा, वायलेट से होगा, तो ब्लू तो ऑफ कोर्स सी बात है, इंडिगो से ऊपर आ रहा है तो हम लोग किसको सिलेक्ट करेंगे, वायलेट को करेंगे। अगर यहाँ पूछता सबसे कम रिफ्रैक्ट करना है तो हम लोग रेड को बोल देते, लेकिन यहाँ क्या पूछा है इंटरनल रिफ्लेक्शन को लीड करना है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन डायरेक्टली डिपेंड करता है बेंडिंग पे, कौन कितना ज़्यादा बेंड हो रहा है, जो सबसे ज़्यादा बेंड होता है वहाँ सबसे ज़्यादा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा बेंड यहाँ पे वायलेट हो रहा है, तो आंसर कौन सा लाइट हो जाएगा यहाँ पे, वायलेट। बस यहाँ पे हम लोग का ये भी पार्ट एंड होता है, क्वेश्चन नंबर 7। देन अब क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ फेस ऑफ एन इक्विलैटरल प्रिज्म, ये बेसिकली एमसीक्यू का क्वेश्चन है, बिल्कुल भी हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे नहीं, बस प्रिज्म देखेंगे, प्रिज्म किस शेप का है, इक्विलैटरल प्रिज्म है, ठीक है। द रे गेट टोटली रिफ्लेक्टेड, रे टोटली रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, टोटल रिफ्लेक्शन हो रहा है मतलब कि इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, एट द सेकेंड रिफ्रैक्टिव सरफेस द टोटल एंगल डी प्रोड्यूस इन द पाथ ऑफ द रे इज, तो डेविएशन पूछ रहा है। देखिए ये हम लोग का ट्रायंगल है, यहाँ पे इक्विलैटरल है तो हर एक एंगल कितना होगा 60 डिग्री होगा, यहाँ पे 60 डिग्री होगा, यहाँ पे 60 डिग्री होगा। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जा रहा है मतलब लाइट इसी में आ रहा है, इसी में रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, कैसे भी रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है, तो इंटरनल एंगल है कितना 60 है, प्रिज्म का एंगल 60 है, तो इंटरनल रिफ्लेक्शंस जब होंगे तो ऐसा होगा कि सब 60 के फॉर्मेशन ही में होगा, 60 से ज़्यादा 60 से कम होगा तभी ना तो ये रे के बाहर जाएगा। तो पूछ दिया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल रिफ्लेक्शन का मतलब जो ट्रायंगल के अंदर हर एक जो एंगल बनेगा वो 60 होगा, तो एंगल डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ डेविएशन विल बी 60 डिग्री। बस यहाँ पे एंड हो गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल देके बस समझ गए कि टोटल इंटरनल हो रहा है तो आंसर 60 हो गया। आइसोसेलेस रहता, अगर एक एंगल गिवन रहता बाकी दो रहता तब हम लोग को फाइंड करना रहता, क्योंकि एक एंगल गिवन था बाकी दो हम लोग खुद से कैलकुलेट किए, लेकिन यहाँ इक्विलैटरल में सब एंगल 60 होता है, तो यहाँ पे सिंपली आंसर हो गया 60 डिग्री। तो हम लोग का इस पार्ट पे एंड होता है। अब करना क्या है, इस चैप्टर से जो थ्योरी कवर किए थे उस थ्योरी को एक बार बहुत डेप्थ पे ध्यान से देखना है और इस वीडियो को 1 से 2 टाइम्स तक देखना है। देन इसके बाद जो डाउट रहेगा उसको सर्कल करना है एंड देन सेंड करना है। थैंक यू।